के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अनेक हिंदी के कालजयी रचनाकारों पर बात कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को लेकर। दिनकर जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। छायावाद के काल में जब छायावादी कविता में पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा जी का छायावादी कविता की छायावादी प्रवृत्तियों को लेकर के एक अलग स्थान बन रहा था, वहीं उसके समानांतर ही भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कवि जो रचनाकार हैं, वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय चेतना से युक्त कविता की रचना कर रहे थे। इसी श्रृंखला में रामधारी सिंह दिनकर भी आते हैं। यद्यपि उनका रचना काल 4 दशक तक चला है। 1928 से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया और 1974 तक, अर्थात स्वतंत्रता पूर्व से लेकर और स्वतंत्रता के पश्चात, तो दोनों समय की स्थितियों को उन्होंने स्वयं अनुभव किया, बहुत नज़दीक से जाना और फिर उसके आधार पर अपनी अभिव्यक्ति की। किसी भी कवि को जानने के लिए, किसी भी कवि की रचनाओं से परिचित होने के लिए आवश्यक है कि पहले हम उनके जीवन के विषय में, उनके कार्यक्षेत्र, उनके व्यक्तित्व को लेकर के चर्चा करें। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रवादी कवि रहे। उनकी पहचान पौरुष, ओज एवं क्रांति के कवि के रूप में आती है। उनकी हम जो भी कविताएं पढ़ते हैं उनमें हमें ओज दिखाई देता है, एक क्रांति का, विद्रोह का स्वर सुनाई देता है, शौर्य की, पराक्रम की कविताओं की वो रचना करते हैं और शब्द शिल्पी हैं। एक एक शब्द इस तरह से गढ़ा गया है कि कविता का पूरा एक बिंब पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। जहाँ तक दिनकर जी के जन्म की बात करें, उनके जन्म परिचय को देखें तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया गांव, जो अब बेगूसराय जिला कहलाता है, पहले उसका नाम मुंगेर जिला था, बिहार के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह जी थे। जब इनकी आयु मात्र 2 वर्ष की थी तब इनके पिता का निधन हो गया और 3 भाई थे। 3 भाइयों में ये मझले थे। बड़े भाई और छोटे भाई ने पढ़ना छोड़ दिया और केवल रामधारी सिंह दिनकर ही अध्ययन करते रहे, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उचित नहीं थी। और माता मनरूप देवी ने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर, उनके व्यक्तित्व पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक तो इनके अपने गांव में ही, वहीं सिमरिया में ही हुई और फिर उसके पश्चात 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा के लिए ये मोकामा गए। मोकामा भी एक गांव था। पहले इनका नेशनल स्कूल में दाखिला हुआ, वो स्कूल बंद हो गया तो फिर मोकामा में दाखिला हुआ। और सिमरिया और मोकामा के बीच में नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करने के लिए कभी ये नाव से, कभी स्टीमर से, कभी किसी तरह से बहुत कठिनाइयाँ झेलते हुए जाते थे। और आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। नंगे पैर ये विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। गर्मी के दिनों में तपती दोपहरी में रेत जब इतनी तप जाती है, इतनी गर्म हो जाती है, और उस पर किसी तरह से पैर रखते हुए, भागते हुए ये विद्यालय पहुंचते थे। और क्योंकि स्टीमर, नाव का समय निश्चित होता था तो ये पूरा समय विद्यालय में नहीं पढ़ पाते थे और दोपहर के बाद, लंच के बाद ये फिर विद्यालय से निकल आते थे और घर चले जाते थे। किसी तरह से इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर उच्च शिक्षा के लिए बीए करने के लिए पटना कॉलेज में दाखिला लिया। यद्यपि इनकी रुचि हिंदी में थी और हिंदी में निरंतर इनको प्रथम स्थान प्राप्त रहा, अनेक पुरस्कार भी विद्यालय स्तर पर प्राप्त किए, परंतु जब उच्च शिक्षा की बात आई तो फिर इनका
दाखिला जो है वो इतिहास विषय में हुआ। तो पटना कॉलेज से इतिहास विषय में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने लेखन कार्य तो, रचनात्मक कार्य तो विद्यालय के समय से ही प्रारंभ कर दिया था। जब ये 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तब से ही कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था और जब ये मैट्रिक में थे तब तक तो इनकी कविताएं प्रकाशित भी होने लग गई थी पत्रिकाओं में। अब हम इनके कार्यक्षेत्र की बात करें, क्योंकि प्रारंभ जीवन ही इनका बड़ा आर्थिक दृष्टि से शोषण युक्त था, दयनीय स्थिति में था, निर्धन परिवार से रहे जहाँ पढ़ने की सुविधा भी उतनी नहीं थी। तो जैसे ही इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की तो वहीं गांव के विद्यालय में प्रारंभ में एक हेडमास्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 1 साल तक वहाँ हेडमास्टर रहे। फिर 1934 से 1942 तक बिहार सरकार के राजस्व विभाग में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे और जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया 1942-43 का, तो उस समय फिर इनको युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक बना दिया गया और फिर 1947 से 1950 तक जनसंपर्क विभाग में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत रहे। वास्तव में हम उनका जब कविताएं देखते हैं, उनकी कविताओं में जो राष्ट्रीय चेतना का स्वर, जन जागरण का स्वर दिखाई देता है और वहाँ ये दूसरी ओर अंग्रेज सरकार के अंतर्गत युद्ध प्रचार विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। अब इनका मन तो वहाँ सेवा करने के लिए नहीं था, वह अंग्रेज़ों की अधीन कार्य करना नहीं चाहते थे, परंतु घर की स्थितियाँ ही ऐसी थी, परिवार के दायित्व इन पर था, तो इसलिए ना चाहते हुए भी ये कई बार इन्होंने सोचा कि मैं अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दूं, परंतु घर की स्थिति को देखते हुए वे त्यागपत्र नहीं दे पाए। और उनकी कविताओं को पढ़ करके, उनकी कविताओं को कंठस्थ करके नव युवकों में देश प्रेम का भाव जागृत होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक जोश का भाव, एक विद्रोह का भाव जागृत होता था और वही स्वयं दिनकर जी सरकारी नौकरी में थे, तो उनके मन को कहीं ना कहीं ये बात चुभती थी। वे अपने मन को किसी तरह से संभाले हुए थे और कविताएं करते थे और अंग्रेजी सरकार, शासन वर्ग जो था वो इनकी कविताओं से खुश नहीं था, वे प्रसन्न नहीं था। अनेक बार इनको धमकियां भी दी गई, चेतावनियां भी दी गई, परंतु इन्होंने लेखन कार्य नहीं छोड़ा। अनेक बार सोचा कि त्यागपत्र कर दें और पूर्णतया स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ जाएं, परंतु विभिन्न परिस्थितियों के कारण वे ऐसा कर नहीं पाए। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात जब देश आज़ाद हो गया तो तब फिर प्रारंभ में बिहार के ही मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे 2 वर्ष तक, 1950 से 1952 तक, और फिर 1952 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1963 में फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर भी रहे और 65 से 71 तक भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। तो इस तरह से इनका कार्यक्षेत्र भी विविध प्रकार का रहा, स्वतंत्रता से पूर्व भी और स्वतंत्रता के पश्चात भी। और जहाँ जिस भी कार्यक्षेत्र में रहे वहाँ इन्होंने अपनी प्रतिभा से अपनी एक अलग पहचान बनाई और कभी भी शासक वर्ग के समक्ष झुके नहीं। कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की, वहाँ अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखा भी, भले ही उनको शासन के कोप वर्ग का पात्र बनना पड़ा, परंतु इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। और नाम तो इनका रामधारी सिंह था, फिर इन्होंने अपने नाम के साथ दिनकर क्यों लगा दिया, ये उपनाम क्यों लगा दिया, उसके पीछे भी कारण है। जब ये विद्यालय में ही पढ़ते थे, मैट्रिक में थे, तब उस समय इनकी पत्रिकाएं
इनकी कविताएं प्रकाश मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी, जो बेगूसराय से निकलती थी। अब वहाँ पर प्रकाश में अधिकांशतः इनकी कविताएं निकलती थी, तो इनके मन में आया कि प्रकाश का स्रोत दिनकर होता है, तो इसलिए इन्होंने अपने नाम के साथ दिनकर उपनाम जोड़ दिया। हिंदी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी विविध भाषाओं के ज्ञाता थे। रचनाएं इन्होंने हिंदी में की हैं और बंगला में विशेष रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित रहे हैं। मोहम्मद इकबाल से प्रभावित होकर के इन्होंने उर्दू में शेर व शायरी का भी अध्ययन किया। कीट्स की, मिल्टन की कविताओं से प्रभावित रहे और इन कविताओं का प्रभाव इनकी स्वतंत्रता के पश्चात की कविताओं में हमें विशेष रूप से दिखाई भी देता है। इलियट का, कीट्स का, मिल्टन का प्रभाव इनकी परवर्ती कविताओं में दिखाई देता है। और जहाँ तक इनके कविता लेखन की बात करें, मूलतः ये गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है इन्होंने। जहाँ एक और इन्होंने कविता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, वहीं गद्य के क्षेत्र में भी विविध विधाओं में, निबंध के रूप में, आलोचनात्मक ग्रंथों के रूप में, यात्रा के ग्रंथों के रूप में, संस्मरणों के रूप में गद्य लेखन भी किया है। और इनके प्रारंभ में जब इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ की, तो एक छद्म नाम से, अमिताभ नाम से रचनाओं को प्रकाशित करवाते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित एक पत्र था युवक, इनमें इनकी प्रारंभिक रचनाएं अमिताभ नाम से प्रकाशित होती रही हैं। 4 दशकों तक निरंतर इन्होंने साहित्य सृजन किया है। इनका जो पहला काव्य संग्रह है वह 1928 में बारदोली विजय संदेश 10 गीतों का संकलन है। प्रारंभ में ये उपलब्ध नहीं था और इनका जो एक खंड काव्य था प्रणभंग, उसको पहला काव्य संग्रह माना गया, पर अब बारदोली विजय संदेश प्राप्त हो गया, उपलब्ध है, तो इसलिए यही इनका पहला काव्य संग्रह स्वीकार किया जाता है। सरदार पटेल ने जो बारदोली में आंदोलन किया, उसमें जिस तरह से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए और विजय प्राप्त की, उनको केंद्र में रखते हुए दिनकर जी ने 10 गीतों की रचना की और ये अब उपलब्ध भी हैं। दिनकर वास्तव में आवेश के राष्ट्र चेतना संपन्न कवि रहे हैं। उनकी कविताओं में हमें विशेष रूप से एक आवेग दिखाई देता है, एक जोश दिखाई देता है, और दूसरी ओर वे करुणा के, प्रेम के, सौंदर्य के कवि भी हैं। उनकी रचनाओं का अगर हम विषय की बात करें, उनके चिंतन के विभिन्न स्तर दिखाई देते हैं। एक और उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, देश प्रेम का, देशभक्ति का भाव दिखाई देता है, युद्ध दर्शन पर भी उनके विचार दिखाई देते हैं। कुरुक्षेत्र जब हम उनकी रचना देखते हैं, सौंदर्य एवं प्रेम पर उन्होंने रचनाएं की। हम उनकी उर्वशी प्रबंधात्मक रचना, जो बहुत प्रसिद्ध रचना रही, सौंदर्य और प्रेम पर आधारित रही है। विज्ञान के विषय में भी चिंतन करते हैं कि किस तरह से विज्ञान के द्वारा हम निरंतर प्रगति कर सकते हैं, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, इस तरह से विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए दिनकर जी ने अपनी गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं का सृजन किया है। और इनके जब हम कविता संग्रह की बात करते हैं, तो इन्होंने मुक्तक कविताओं की भी रचना की है और प्रबंधात्मक कविताओं की भी रचना, प्रबंध काव्य की भी रचना की है। प्रारंभ तो मुक्तक के रूप में ही किया था। पहला जो उन्होंने था प्रणभंग की रचना की, जो मैथिली शरण गुप्त के जयद्रथ वध से प्रभावित होकर के इन्होंने इस खंड काव्य की रचना की। परंतु उसके पश्चात एक लंबे समय तक इन्होंने कविता संग्रह की रचना की।
अनेक कविताओं की रचना की जो विभिन्न कविता संग्रहों में प्रकाशित हुई, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू, रश्मि लोक, चक्रवाल आदि। ये हमने कुछ उनके कविता संग्रह की चर्चा की है। वास्तव में अनेक कविता संग्रह हैं। कुछ इनकी चयनित कविता संग्रह जो बाद में भी प्रकाशित हुए और कुछ इनकी मौलिक कविता संग्रह भी रहे हैं। सबके विषय में तो चर्चा करना संभव नहीं है, तो हमने जो मुख्य इनके कविता संग्रह है उन पर बात कर रहे हैं। और इन्होंने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की। एक कुरुक्षेत्र, दूसरा रश्मि रथी और तीसरा उर्वशी। तो कविता के क्षेत्र में एक कवि के रूप में ये राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति करते हैं, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है, और साथ ही इनकी जो गद्यात्मक रचनाएं हैं उनमें इन्होंने निबंधों की रचना की, विचारात्मक चिंतन प्रधान निबंधों की रचना की, जैसे मिट्टी की ओर 1946 में प्रकाशित हुआ, अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ, रेती के फूल 1954 में प्रकाशित हुआ, और उजली आग ये 1956 में प्रकाशित हुआ। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने आलोचनापरक समीक्षा ग्रंथों की भी रचना की है। शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, काव्य की भूमिका, आधुनिक बोध, ये इनके आलोचनापरक ग्रंथ रहे हैं। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये इनके पूर्ववर्ती छायावादी कवि थे, पंत और प्रसाद तो, और मैथिली शरण गुप्त उनसे पूर्व द्विवेदी युगीन कवि थे। तो इनकी रचनाओं को केंद्र में रखते हुए इन्होंने जो समीक्षाएं लिखी वे साहित्यिक जगत में बहुत सराहना की गई है उनके। इनकी काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, ये भी आलोचनापरक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। दिनकर जी ने संस्कृति परक ग्रंथों की भी रचना की। इनकी बड़ी प्रसिद्ध एक गद्यात्मक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। साहित्य अकादमी से इस रचना को पुरस्कृत भी किया गया है। भारत की सांस्कृतिक कहानी, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारतीय एकता, ये इनके संस्कृति परक ग्रंथ रहे। स्वयं इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। स्नातक स्तर तक उन्होंने इतिहास का विशेष गहन अध्ययन किया है और स्वाध्यायशील भी रहे। तो इन्होंने इतिहास का एक गहन अध्ययन करके भारतीय संस्कृति को पूर्व वैदिक काल से लेकर के और वर्तमान तक उसका विस्तार से गहन भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से विशेष अध्ययन किया। और इनकी ये जो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है ये मील का पत्थर है और विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना ही चाहिए, अपनी देश की संस्कृति को, अपने देश की भौगोलिक संस्कृति को समझने के लिए। इसी तरह से दिनकर जी ने संस्मरण भी लिखे, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ नाम के। अनेक विदेशी यात्राएं की, विदेशों में अनेक समय तक भ्रमण किया, तो उनकी मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, इनमें इनके यात्रा वृत्तांत, उनकी यात्राओं के विषय में पता चलता है। और दिनकर जी ने अनुवाद कार्य भी किया, उनकी अनुदित रचनाएं भी रही हैं। उन्होंने D.H. लॉरेंस की अंग्रेजी कविताओं का रचनात्मक अनुवाद हिंदी में किया, आत्मा की आंखें नाम से। इसी तरह से सीपी और शंख, ये भी इनका एक कविता संग्रह है, अनुदित है। इसमें अनेक विदेशी कविताओं के अनुवाद किए गए हैं। इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि दिनकर जी ने 1928 से लेकर के 1974 तक, लगभग 4 दशक तक 32 काव्य रचनाएं की और 27 गद्यात्मक रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। तो एक विपुल साहित्य की रचना इन्होंने की है और हिंदी साहित्य जगत में
अपने विपुल साहित्य से उसे समृद्ध किया है। अब हम उनकी रचनाओं के विषय में बात करेंगे, उनके रचना संसार को लेकर, उनकी रचनाओं की विषय को लेकर के, उनके शिल्प आदि के विषय में चर्चा करेंगे। उनका पहला ही खंड काव्य रहा प्रणभंग, जो 1930 में रचित रहा है और ये महाभारत की कथा पर आधारित है। दिनकर जी ने महाभारत की कथा को केंद्र में रखते हुए आगे चलकर के कुरुक्षेत्र की भी रचना की, पर प्रारंभ उन्होंने प्रणभंग से किया और केवल महाभारत की कथा को प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य नहीं रहा। केवल अपने प्राचीन इतिहास को रखना उद्देश्य नहीं था, वे प्राचीन अपने मिथकीय कथाओं को समसामयिक जीवन से जोड़ते हैं। उन्हें समसामयिक घटनाओं से अनुप्राणित करके वर्तमान संदर्भों में, आधुनिक संदर्भों में एक तरह से उसे पुनर्प्रस्तुति करते हैं। कवि अपने समय की घटनाओं से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। उन्हें अपने जीवन में विविध प्रकार के अनुभव होते हैं, परिवार के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, राष्ट्र के स्तर पर भी, और अपने उन अनुभवों को वे कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। 1928 में लेखन प्रारंभ करते हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वे समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय है। उस समय युवकों में देश के स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश शासक से मुक्ति के लिए एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह का भाव था। उनके भीतर एक विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी और दिनकर युवा कवि रहे, उस समय यौवन काल था, तो उनके भीतर एक आवेग, एक आवेश होना स्वाभाविक था। तो उन्होंने उस समय उसी आवेग से युक्त होकर के इस प्रणभंग खंड काव्य की रचना की। युधिष्ठिर के मन में जो पाप पुण्य, धर्म अधर्म की दुविधा उत्पन्न होती है, उसका उत्तर अर्जुन और भीम के आक्रोश के रूप में दिनकर अभिव्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर जहाँ नैतिकता की बात करते हैं, युधिष्ठिर जहाँ युद्ध को लेकर के दुविधा से युक्त होते हैं, धर्म और अधर्म की चिंता करते हैं, और उनका उत्तर उस समय महाभारत में अर्जुन और भीम के आक्रोश के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के समय में हम देखते हैं एक और महात्मा गांधी के विचारधारा वाले लोग थे जो देश के आज़ादी के लिए अहिंसा परक आंदोलन करना चाह रहे थे, और दूसरी ओर भगत सिंह, लाला लाजपत राय, तिलक आदि थे जो ब्रिटिश शासक के अत्याचारों का उत्तर उन्हीं के शब्दों में देना चाहते थे। तो दिनकर जी महाभारत के उस प्रसंग को वर्तमान के संदर्भ के साथ जोड़ करके वे क्या अपनी वाणी को अभिव्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, अपना अनादर देख कर भी आज हम जीते रहे, चुपचाप कायर से गरल के घूंट यदि पीते रहे, तो वीर जीवन का कहाँ रहता हमारा तत्व है। इससे प्रकट होता यही हम में न अब पुरुषार्थ है। अगर हम वही कायरता की बात करते रहेंगे तो उससे हमारा पुरुषार्थ कभी भी प्रकट नहीं होगा। तो इस तरह से मित्रों, उनके पहले खंड काव्य प्रणभंग की अभी हमने चर्चा की। इस चर्चा को अभी हम यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा को हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।